यहाँ 25% आबादी को 25-30% आबादी को अगर आप 0% दे रहे हैं, इसका मतलब उसके साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ एसटी के पॉपुलेशन लगभग 60% है, उन लोग इतना बड़ा आबादी को आप कम कर रहे हैं, उसके जनसंख्या जो रेशियो है उसे आप कम कर रहे हैं। और ये एसटी का जो पॉपुलेशन है लगभग 10% है, उन लोग को आप 4% दे रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जब हम बात करते हैं तो लगभग 5% लोग मुख्य रूप से होते हैं। तो आप इतना कम पॉपुलेशन को 5% को आप 10% तो ईडब्ल्यूएस को आप दे ही रहे हैं, क्योंकि आप जो एसटी एससी ओबीसी का जो कैटेगरी है वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि आघोषित जनरल कैटेगरी के लोग भी ले सकते हैं। और इसके बाद आप जो पूरी तरह से ओपन जो हुई है वो भी तो आप जनरल कैटेगरी के लोग ले सकते हैं, पूरे भारत के लोग जो ले सकते हैं। ये हमारी समस्या है। तो सरकार से इस पर हम लोग मांगे हैं कि बिहार के तर्ज पर आप जाति जनगणना कराइए, जाति जनगणना करने के बाद इसके पश्चात भी आप यहाँ पे आरक्षण रोस्टर को बांट दिया जाए। तीसरी जो हमारी मांगे रही है कि जो डीएलएड को अभी नई शिक्षा नीति का हवाला देकर बंद कर दिया गया है, वो है 15-3, 15-4, 15-6 का जो कंडिका है उसका आधार बनाकर इसको बंद कर दिया गया। तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि अगर उसका आधार बनाकर आप इसको बंद कर रहे हैं तो आप बीएड को क्यों खोले हुए हैं? जो सरकारी जो डीएलएड कॉलेज है, हम जैसे गरीब छात्र हैं वो लोग बहुत नॉमिनल प्राइस पर 15-20 हजार पर 2 साल की कोर्स कर देते हैं और फिर आप इसी को बंद कर दे रहे हैं ताकि जो कमजोर वर्ग से आने वाले लोगों को आप बाधा बन सके। तो फिर और जो आप जो प्राइवेट जो कॉलेज है इसको आप चला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो लोग जो यहाँ गरीब घर से जो लोग आते हैं उन लोग को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मूल रूप से ये हमारी 3 मांगे थी। तो सरकार से हमारी ये मांगे है कि आपको जो भी अभी बिल्डिंग अगर आप कह रहे हैं कि ये बंद हो रही है डीएलएड कॉलेज, तो आप बीएड कॉलेज वहाँ चलाइए, जहाँ पे जो ये डीएलएड कॉलेज की जो बिल्डिंग है वहाँ पे बीएड कॉलेज चलाइए, सरकारी बीएड कॉलेज, ताकि हमारे जैसे जो लोग हैं वो लोग यहाँ पढ़ सके। आप कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को तो आप यहाँ के लोगों के लिए खोलिए। दूसरा चीज तो हम लोग मांग भी नहीं कर रहे हैं। सड़क पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि सड़क पर आंदोलन करने से जो 3 मांगे पर सरकार ध्यान देगी, कहीं अगला रणनीति क्या होगा? मान लीजिए सड़क पर आंदोलन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है या मांग पत्र कहीं दे रहे हैं, क्या है मैंने कदम क्या है आप लोग का, अगला कदम क्या रहेगा? जी, आपने काफी सुंदर सवाल की है। देखिए, लोकतंत्र जो है यही खूबसूरती है कि लोग अपनी आवाज अगर संसद शून्य हो जाती है तो सड़कें शून्य नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लोकतंत्र में लोगों की जो आवाज, अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि है, मुख्य रूप से यहाँ पे जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जो संसद हो चाहे विधायक हो, वे लोग को ये आवाज उठानी चाहिए। हमने अपनी इतनी मेहनत के बाद हम लोगों ने सरकार को सत्ता पर बैठाया है और यहाँ के लोगों ने, मैं खुद, हमने यहाँ की जमीन की सरकार के लिए हम लोगों ने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद हम लोगों ने विधायक बनाया। विधायक बनाने के बाद हम लोगों ने सरकार बैठाया। सरकार बनाने के बाद जो उसने कहा था कि 1932 से प्रत्यार लागू करेंगे, इसके बाद उसके आधार पर आसानी नीति लागू करेंगे, ये सारी बातें कही थी। इसके बाद 5 लाख नौकरियां देंगे। इसके बाद अगर नौकरी नहीं दे पाते हैं तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये भी सरकार ने कही थी, लेकिन ये नहीं कहा। इसीलिए हम लोगों को आज हमारी प्रतिनिधि बात नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार बातें नहीं कर रही है, विधानसभा में बातें नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम लोगों को अपनाना पड़ा कि कम से कम जो मुख्य रूप से जो सोच होती है एक स्टूडेंट की कि हम पढ़ लिख करके आने वाले समय में हम एक नौकरी करें, एक जॉब में रहें, ताकि हमारे जो घर की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, हम लोग भी थोड़ा अच्छा जीवन जी सके। इसीलिए हम लोग करते हैं। अगर नौकरी नहीं कर पाए, बाहर के लोग सारा नौकरी ले जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम जो विद्यार्थी है वो लोग क्या करेंगे? इसी को लेकर हम लोगों ने वो लोग आवाज नहीं उठा रहे, इसलिए हम लोगों ने सड़क पर आया हूँ। यहाँ इस जिले में यदि देखेंगे तो राज्य में जो महागठबंधन की जो सरकार है, एक कैबिनेट मंत्री चकधरपुर में रहती है, 4 से 5 जो है आपका सत्ता पक्ष के विधायक हैं। क्या इन मंत्री हो या विधायकों से आप लोग की प्रतिनिधि मंडल इस बात को रखे थे? जी, अभी तक तो हम लोगों ने नहीं रखा। हमने इसके बाद जो कल के बाद हम लोग उससे मिलने का प्रयास करेंगे। अगर वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग उससे पहले हम लोगों ने प्रयास किया है, उससे पहले इस आंदोलन से पहले वो काफी आंदोलन हम लोगों ने कर चुका है। उस आंदोलन में हम लोगों ने उससे मिला था, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग उससे जी तो भरोसा उठ चुका है। इसीलिए हम लोग प्रयास कर फिर भी एक
बार हम लोग जाके मिलते हैं। बासिल भाई, आज का प्रोग्राम क्या है ये बता दीजिए। शायद पुतला दहन भी है ना? जी जी। क्या क्या प्रोग्राम है? यहाँ से निकल करके कहाँ तक जाएंगे, ये एक चीज शॉर्ट में बता दीजिए। थोड़ा आप भी बताइए। बसंत भाई, आप ही बताइए आज का प्रोग्राम जो है वो बताइए, क्या है आज का प्रोग्राम? दरअसल जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था उसी के मुताबिक यहाँ मानकी मुंडा सभागार से हेमंत सोरेन जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका शव यात्रा निकलेगा। पवन चौक में पुतला दहन किया जाएगा। वहाँ संभवतः 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा जाने की ये हमारी योजना है। इसके बाद हम नारेबाजी करते हुए वर्तमान जो तानाशाही सरकार है इसका नियोजन नीति अभी इन्होंने जो नया निर्धारित किया 60-40 का, इसका विरोध करते हुए रेलवे मैदान तक जाएंगे। मैं मुख्य रूप से कुछ प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। दरअसल जो 60-40 का नियोजन नीति है जो नए फॉर्मूले के साथ इन्होंने लागू किया है, दरअसल यहाँ नियोजन पर इन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि आप देख सकते हैं कि झारखंड में नियोजन के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, इन्होंने ये निर्धारित किया है नियोजन। अब देख सकते हैं कि सिर्फ झारखंड में निर्धारित है कि ये भारत का नागरिक हो जहाँ की नियोजन। और इसके बाद हाल ही में ये व्यवहार न्यायालय सरायकेला का मामला है, इसमें आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। और इस तरह से जितनी भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जो झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता 2022 का है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत का नागरिक हो। बाकी मामलों में बाकी जितने भी राज्य हैं, जैसे इसके अतिरिक्त जो अन्य राज्य हैं जैसे बिहार हो गया या उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन्होंने जो निर्धारण किया है नियोजन नीति में उन्होंने स्पष्ट किया है। अन्य राज्यों में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि बिहार निवासी बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। इन्होंने भारतीय नागरिक हो इस मापदंड को तो रखा है, प्रत्येक राज्य रखते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्थानीय नीति में स्पष्ट किया है कि उसी राज्य का स्थानीय निवासी ही नियोजन में अपना हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये उड़ीसा का है, जिसने लिखा है रेसिडेंट ऑफ उड़ीसा, स्पष्ट शब्दों में, ठीक है। और जबकि यहाँ झारखंड पर जब नियोजन होता है तो वहाँ झारखंड सरकार और तुम ये भारत के नागरिक इस आवेदन को भर सकते हैं, इस प्रकार से निर्धारित करती है। और सरकार की गलत नीतियों के कारण ही जहाँ अब जैसे कि अभी जो JSSC की अगर मैं बात करूँ, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में, इसमें अनुमानित 5 लाख की वैकेंसी है, जिसमें आप 60-40 लागू कर रहे हैं। 40% यानी कि 2 लाख लोगों को आप यहाँ नियोजन में शामिल करेंगे। सरकारी आंकड़ा कहता है 36,000 जहाँ बाहर से आकर लोग अन्य राज्यों से आकर हर साल आप जमीन अधिग्रहण करके या सरकारी जमीन पर अपना अधिवास करते हैं, यहाँ बस जाते हैं। एक तरफ आप 2 लाख लोगों को अवसर दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं यहाँ खुले बसने का, यहाँ का स्थानीय, क्योंकि नियोजन नीति इन्होंने क्या किया, अभी फर्जी कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए इनका दावा है कि हमने एक सर्वे किया कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए और 73% विद्यार्थियों ने इसमें 2 शर्तें रखी गई थी। एक तो हाई कोर्ट का आदेश के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाए और दूसरा 2016 से पहले का नियोजन नीति यहाँ पर निर्धारित किया जाए। दरअसल ये बिल्कुल फर्जी कॉल रिकॉर्ड था, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी उपस्थित छात्र छात्राएं हैं, इनके पास कॉल आया हुआ है जिसमें स्पष्ट आपने जवाब दिया हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको धन्यवाद कह दिया गया। आपको कॉल आया जिसमें आपसे राय जरूर मांगी गई, लेकिन आपके सवाल के जवाब को नहीं सुना गया, धन्यवाद कह दिया गया। इस तरह से और कुछ दस्तावेज है, मैं आपके सामने, हालांकि इसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं प्रयास करूंगा कि उसको प्रस्तुत किया जा सके। 40% कार्यों को अगर नियोजन में उनका यहाँ अवसर दिया जाए तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जहाँ नियुक्ति प्रक्रिया 40% अगर अवसर आप देते हैं तो लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से अन्य राज्यों से जो उम्मीदवार है तो वो यहाँ पर अपना आवेदन देंगे और नियुक्ति प्रक्रिया में आपको बाधाएं उत्पन्न होंगी। अब हाल ही के वर्षों का आप देख सकते हैं कि JSSC जेई का जो एग्जाम हुआ था, JSSC जेई पेपर लीक हुआ था। इस तरह से ब्लूटूथ के जरिए या अन्य कई माध्यमों से चोरी या फर्जी दस्तावेज पर मैं आता हूँ। JSSC जेई का पेपर लीक ये मुंगेर से युवक धराया,
देख सकते हैं इसके कारण क्या होता है कि जो झारखंड कर्मचारी आयोग है, इसको सारी जितनी भी नियुक्तियां हैं उसको कैंसिल करनी पड़ती है। अब देख सकते हैं इन्होंने कैंसिल किया हुआ है। जेएसएससी ने जेईई की परीक्षा रद्द की और जेपीएससी ने स्वीकारा ओएमआर सीट के बिना 49 को किया था पास। इस प्रकार की यहाँ पर नियोजन के लिए जब नियुक्तियां होंगी, नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो भारी संख्या में लाखों के आवेदन पड़ने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं पीटी में फेल, फिर भी 50 से अधिक बने अफसर। नेतरहाट में नामांकन के लिए चयनित 100 में से 75 विद्यार्थी 5 जिलों से। इस प्रकार के दस्तावेज हैं। और दूसरा देखिए फर्जी वाला कैसे होता है। जैसे 40% आप कह रहे हैं कि 40% हम बाहरियों को यहाँ पर नियोजन में अवसर देंगे, यानी कि झारखंड को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों से यहाँ नियोजन के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन क्या बाकी, सबसे बड़ा सवाल बनता है, क्या बाकी 60% यहाँ के स्थानीय विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को आप दे रहे हैं नियोजन में अवसर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने नियोजन नीति वास्तव में यहाँ पर स्थानीय नीति निर्धारित किया ही नहीं कि आखिर झारखंडी है कौन। आपने अभी तक 23 साल हो चुके हैं झारखंड अलग हुए, अभी तक निर्धारित नहीं किया। और फर्जी आय, जाति, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ पर नियोजन लिया जाता है। आपको मैं कुछ प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ, इस प्रकार से फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं। अब देख सकते हैं ये कांटा टोली में 1600 से 3000 रुपये में बन रहा है फर्जी प्रमाण पत्र। इस तरह से नियोजन का अवसर में दखल दिया जा रहा है। सीधे शब्दों में हकमारी हो रही है। आरक्षण का लाभ लेकर बिहार निवासी झारखंड में बना दरोगा, स्पष्ट देख सकते हैं। इसके बाद देखिए खूंटी की 2 शिक्षकों का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। इस प्रकार से फर्जी दस्तावेज बनकर उस 60% में भी झारखंडी यहाँ के स्थानीय युवाओं का हक मारा जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं विधायक सबरी लाल का जाति प्रमाण पत्र, ये स्पष्ट राजस्थान से संबंध रखते हैं। ये यहाँ पर आए और 7 बार इसी प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़े, अंततः इसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है। इसके बाद देख सकते हैं कि किस प्रकार अवैध रूप से लोग बसेंगे। जैसा कि मैंने स्पष्ट कहा कि सरकारी आंकड़ा कहता है 36,000 प्रत्येक वर्ष जमीन अधिग्रहण करके या सरकारी जमीन पर या बाहर से आकर झारखंड में बसते हैं। अब देख सकते हैं डेटा है बीसीसीएल के 13,388 क्वार्टरों पर बाहरी लोगों का अवैध कब्जा। इस प्रकार से लोग बसेंगे। आप देख सकते हैं नेक्स्ट बोकारो में 96,150 एकड़ भूमि पर कब्जा, भू माफिया ने नदी तालाब तक बेच डाले। इसके बाद है 4 भाई बहन के पिता एक, अस्थायी पता अलग अलग। इस प्रकार से वोटर आईडी और उनका जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र अलग अलग, यानी कि दोहरे लाभ लिए जा रहे हैं। यहाँ पर नियोजन में आपको, आप जैसे बिहार के हैं तो बिहार में भी वो अपना नियोजन का लाभ ले रहे हैं, वहाँ भी अपना राजनेता या राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, और झारखंड में भी कर रहे हैं। इस प्रकार से आरक्षण ये दरअसल सिर्फ नियोजन का मामला नहीं है। यहाँ आएंगे क्योंकि बाहर से जो भी नियुक्तियां होंगी उनका एकमात्र उद्देश्य होता है यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटना, यहाँ की खनिज संपदाओं पर अपना हक जमाना, यहाँ अवैध संपत्ति अर्जित करेंगे। और यही क्योंकि हम यहाँ के आबादी है, हमारे पास जमीन है, वो बिना जमीन लेकर आएंगे, लेकिन वो धन अर्जित करेंगे और उसी धन जो अवैध कमाया हुआ धन संपत्ति है, क्योंकि उनकी कोई जन भावना या कोई खास लगाव यहाँ के स्थानीय इस जगह से, इस झारखंड से नहीं है। यहाँ एकमात्र उद्देश्य आने का होता है यहाँ किस प्रकार से हम जमीन को अधिग्रहण करें, कैसे हम जमीन खरीदे और यही बच जाए। क्योंकि ये सभी मुद्दा तो काफी दिनों से आप इसको ये बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। हाँ, तो इस पर अभी तक नियोजन नीति पर भी होगा, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि जो यहाँ सरकारी सेवक यानी कि सरकारी नौकरी करेगा उसका बच्चा, उसका जितने भी बच्चे होंगे वो आरक्षण का लाभ लेंगे। इस प्रकार से सरकार की जो गलत नीतियां है, आपको मैं दिखाता हूँ कि सरकार की गलत नीतियों के कारण झारखंडी युवा पिस रहे हैं। देखिए वो क्या लिखा है कि ये कैबिनेट से मंजूरी मिला हुआ है। 1985 के बाद सरकारी भूमि में रह रहे भूमिहीनों को पीएम आवास के लिए मिलेगी 3 डिसमिल जमीन, सरकारी भूमि में रह रहे भूमिहीनों को। और ये आया 1985 के बाद, ये आपका नीति है। इसके बाद देखिए
बिहार से झारखंड में सरकारी सेवकों की संतानों को सशक्त मिलेगा आरक्षण का लाभ। यानी कि आप यहाँ पर बसा रहे हैं। अन्य राज्यों में क्या होता है, आपने वहाँ नियोजन के लिए नौकरी लिया और जैसे आपका नौकरी खत्म होता है आप वापस अपने जहाँ आपका स्थानीय प्रमाण पत्र है, क्योंकि बिहार हाईकोर्ट का आदेश कहता है कि आप एक व्यक्ति 2 राज्यों का स्थानीय प्रमाण पत्र यानी कि स्थानीय निवासी नहीं हो सकता है। तो अब इस प्रकार से स्थानीय आरक्षण पर भी उनको लाभ दे रहे हैं और उनको बसाने का काम कर रहे हैं। फिर चलिए वसंत जी, फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे, समय भी हो रहा है। एक बार पीसी के दौरान फिर आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। वसंत तो जैसा